नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम कुछ नए सवालों पर चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स की नई समस्याओं के बारे में जानेंगे और उनसे दो हाथ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल हमारा है कि दो संख्याएँ हैं जिनका HCF 6 और LCM 84 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। दो संख्याएं हैं, अगर हम दोनों का नाम रखें ए और बी, ठीक है, दो संख्याएं हैं और दो चीज़ें हैं, एक तो HCF है और LCM दूसरा, HCF और दूसरा LCM। इससे कहते हैं, या इसका मतलब होता है मासा और इसका मतलब होता है लासा। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक और लासा मतलब लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो तीन चीज़ें दी जा रही हैं और चौथी हमसे गणना करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो HCF है दो संख्याओं का वो है 6, यानी कि यहाँ पे हम 6 पुट करें। LCM 84 है तो हमने 84 लिखा। और जो पहली संख्या है जिसको हमने A माना है वो 42 है। दूसरी संख्या जो कि हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे, जो कि है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, मतलब लासा गुणे मासा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ पर हैं उनको हम रखते जाएं। पहली संख्या का मान भाई 42, यहाँ पे हम 42 पुट करें। दूसरी संख्या का मान अगर हमें x मान लें, ठीक है, या b ही मान, इसका मान b रख लें, जो कि है b इंटू बी बराबर LCM जो कि 84 है और HCF जो कि 6 हमारे पास है। ठीक है, b को एक तरफ छोड़ देते हैं, 84 गुणे 6 बराबर बटे 42। 42 से काटते हैं इसको, 42 कम 42, 42 दूनी 84, यानी कि 6 गुणे 2, या हम कह सकते हैं कि 12। जो दूसरी संख्या है उसका मान हमें प्राप्त हो चुका है और उसकी वैल्यू है 12। ठीक है, यानी बी का मान 12 आ चुका है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल हमारा। एक संख्या का 20% 60 है, तो संख्या हमें याद करनी है। बड़ा ही छोटा सवाल है। एक संख्या है, हमने जेड मान लिया। ठीक है, संख्या को हमने माना जेड। ठीक है भाई, अब इस जेड के बारे में हमसे कहा जा रहा है कि जो संख्या है उसका 20%, मतलब अगर हम जेड का 20% निकालें तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 60 के। तो हमसे संख्या का मान पूछा जा रहा है, यानी जेड की ही वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जेड को एक तरफ छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं। ये हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ, 60 गुणे 100 बटे 20, 20 थे यहाँ 60। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जेड की वैल्यू है वो 300 आ चुकी है। ठीक है, जो आंसर हमारा हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, एक वस्तु को 20% की हानि पर अगर बेचते हैं तो 480 रुपये मिलते हैं। ठीक है भाई, तो एक 20 रुपये के लाभ, 20% के लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, आप लोग को एक चीज़ पता होगी कि जो लाभ है या हानि है उसकी जो गणना है वो सदैव किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो अगर हमने हानि निकाली है तो क्रय मूल्य से ही निकाला होगा, अगर हम लाभ निकालेंगे तो वो भी क्रय मूल्य से ही हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो 20% की जो हानि है उस पर अगर बेचे तो 480 रुपये। हमें दो ही चीज़ दे दी गई हैं, एक तो 20% की हानि है, ठीक है, और ऐसा करने पर जो उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि जो हम प्राइस उसने अदा किया है वो 480 रुपये है। ठीक है, तो अगर हम क्रय मूल्य को मान लें भाई कि ये 100% है। ठीक है, तो इसी पर हम क्रिया करें, मतलब अगर 100 का 20% हम निकालें, या अगर 100 के 20% हानि पर बेचता है तो क्या हो जाएगा भाई, 100 इंटू 100 माइनस 20। ठीक है, 20% हानि है, मतलब
100 में से 20 को हम घटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 80% यानी 80% की वैल्यू 480 रुपये है। तो अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य को निकालेंगे, तभी जा कर के हम लाभ की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि उस लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम 100% का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 480 बटे ये 80 हो जाएगा नीचे 80% गुणे 100%। प्रतिशत से प्रतिशत को काटें हम और 0 से 0 को काटते हैं, 8 से 48 को काटते हैं, 8 छंगे 48 यानी कि 600 रुपये तो हमारा क्रय मूल्य आया। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू आई यह क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे विक्रय मूल्य यानी कि 20% लाभ पर जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा। ठीक है, तो हमें पता है या हमने ज्ञात किया है या हमने निकाला है 100% की वैल्यू 600 रुपये। तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 का अगर हम 120 निकालें तो क्या हो जाएगा वो 120। ठीक है, तो 120% की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 600 गुणे 120 बटे 100। ठीक है भाई, यहाँ से हम काटते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 का गुणा करते हैं यानी 120 का गुणा करते हैं 6 से, 12 छंगे 72 720 रुपये। ठीक है, तो यही वो वैल्यू थी जो हमें 20% के लाभ पर मिल गई। ठीक है, यही अभीष्ट मान होगा 720 रुपये। ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या होगा। चलिए अगला सवाल जो कि हमारा अनुपात और समानुपात पर आधारित है। दो वैल्यूज़ हमें दी जा रही हैं, है ना। एक है ए अनुपात बी, है ना, वो दी जा रही है 3:4 और दूसरी दी जा रही है बी अनुपात सी जो कि 8:5 के रूप में है। ठीक है, तो हमसे जो तीसरी वैल्यू है या तीसरा अनुपात है ए अनुपात सी का, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट हैं, एक तो है ए, दूसरा बी, एक है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। एक हमें वैल्यू एक बार ये दी जा रही है ए अनुपात बी और दूसरी बार दी जा रही है बी अनुपात सी। ठीक है, और तीसरी बार हमसे कहा जा रहा है कि जो सी है और ए मतलब ए अनुपात सी वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके नीचे जो वैल्यू है मतलब ए की जो वैल्यू है वहाँ पे पुट करेंगे, जो बी की वैल्यू है पुट करेंगे, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे बी और सी का जो मान है मतलब उनका जो अनुपात है वो हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ए अनुपात भी हमें दिया जा रहा है 3:4 के रूप में, तो हम ऐसा ही लिखेंगे इसको। फिर हमें दिया जा रहा है बी अनुपात सी 8:5 के रूप में, तो बी के नीचे 8 और सी के नीचे 5। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो खाली स्थान बचे हुए मतलब आप देख सकते हैं कि सी के नीचे खाली स्थान है और ए के नीचे खाली स्थान है, तो वहाँ पर उसकी जस्ट बगल वाली संख्या लेफ्ट वाली या राइट वाली उसका मतलब उसी मान को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो हम इसे यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे 8 है इसके बगल में तो हम 8 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपस में कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे की ओर, यानी 8 का गुणा हम 3 से करेंगे, 4 का गुणा 8 से करेंगे और 4 का गुणा 5 से करेंगे। ठीक है, इसको करते हैं भाई 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 5 चौके 20। इसको और सरल कर सकते हैं क्या, है ना, और सिंप्लीफाई करें इसको तो 4 से काट सकते हैं, 4 छंगे 24, 4 8 32 और 4 पंचे 20, 6:8:5। अब ये तो भाई हमें मिला क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी 6:8:5। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात सी की वैल्यू, तो सिंपल है भाई, यहाँ से ए को उठाओ, यहाँ से सी को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो 6:5। यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 6:5 के रूप में हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और अगला सवाल लेते हैं अपना। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या 30 हटा दी जाए तो नया औसत कितना होगा। ठीक है, 5 संख्याएं भाई हमारे पास, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है और उनमें से क्या करें कि उनका औसत यानी कि इन 5 का औसत ये भी हमें दिया जा रहा है, ये है 20 के बराबर, और इनमें से हमें एक संख्या दी जा रही है 30 जिसको कि हमें हटानी है ना, एक संख्या का मान। तो इसके बाद जब हम 5 संख्या में से एक संख्या हटाएंगे तो आपको पता है 4 संख्याएं बचेंगी, उन 4 संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ठीक है,
तो अगर हम, चूँकि क्वेश्चन छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा आपको बढ़िया से डिफाइन करना चाहते हैं आपको। तो ए, बी, सी और डी के रूप में हमने माने ई, 5 संख्या है चूँकि। अब इन 5 संख्याओं में से एक संख्या मान लेते हैं ई को हटाया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ई को हटाने पर हमारे पास 4 संख्याएँ बची और ई की जो वैल्यू है वो 30 दी गई है। सबसे पहले तो छोटा सा जो फार्मूला है आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है, जो पद है कुल उनका जो योग है वो, और उसको हम भाग करेंगे कितने पदों की संख्या से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, औसत अगर हम इनका निकालना चाहें, पहले तो 5 संख्याओं का औसत दिया है तो उस हिसाब से हम इसको हल करें। तो अगर हम कहें कि 5 संख्याओं का औसत, तो हम कहेंगे भाई पदों का योग, तो ए बी सी डी ई का तीनों का हम पांचों का योग निकालें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। बटे पदों की संख्या, मतलब इनकी संख्या 1 2 3 4 5, तो हम बटे 5 लिखेंगे, ठीक है। इतना हुआ। और औसत की वैल्यू हमें दी जा रही है 20, तो हम 20 लिखेंगे यहाँ पे भाई। अब क्या करेंगे, इस 5 को हम इस साइड ले आएंगे, तो 5 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब ई की वैल्यू भी हमें दी जा रही है एक संख्या, ठीक है, ये, तो ये हम लिखेंगे 30, ठीक है। अब इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होने वाला है इससे, हम क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं को योग हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये 30 चला जाएगा माइनस में और ये बचेगा 70। तो हमें पता है 4 संख्याओं का योग। तो अगर नया औसत हमसे पूछा जा रहा है एक संख्या हटाने के बाद 30, ठीक है, तो हमने 30 को हटा दिया भाई। अब 4 संख्याओं का योग हमें पता है, तो अगर हमें 4 संख्याओं का योग पता है, ठीक है, और पदों की संख्या मतलब 4 की वैल्यू पता है कि हाँ भाई 4 संख्याएं हैं तो 4 वैल्यू होगी, इनका योग पता है, इनकी मात्रा क्वांटिटी पता है हमें, ठीक है, 4 है, तो क्या हम औसत नहीं निकाल सकते क्या भाई। तो औसत के रूप में हम क्या करेंगे कि 4 संख्याओं का योग, जो कि हमें पता है कितना है भाई 70, और उनका जो योग, उनका जो उनकी गिनती है, तो हम 4 कह सकते हैं। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। ये अब 70 बटे 4 को हम हल करें तो यही हो जाएगा हमारे पास जो नया औसत है उसका मान, ठीक है। काटते हैं इसको भाई, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे भाई, 4 पंचे 20, तो ये रहेगा 17.5। यही हमारा नया औसत होने वाला है, ठीक है। 17.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बड़ा सवाल होता तब फिर हम ये ना करते, ए बी सी डी इनका मान हम मतलब इसे मान के ना करते, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता वो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। फिर हम क्या करते, 5 संख्याओं का योग यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते, जो भी मतलब 5 संख्याओं का योग ये न लिख करके हम फिर लिखते 4 संख्याओं का, जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे लिखते 5 संख्याओं का योग, या फिर 72 संख्याओं का योग, या फिर 1000 संख्याओं का योग, जो भी होता वो लिखते, ठीक है, ऐसा करके। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए कोई काम 12 दिन में करता है, बी वही काम 8 दिन में करता है, ठीक है। एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और एक दूसरे व्यक्ति जो हैं वो बी, वो 8 दिन में उसी काम को करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर यदि काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। एक व्यक्ति है ए, दूसरे हैं बी। अब ए जो काम को करते हैं वो 12 दिन में करते हैं, तो हमने लिखा 12, और बी उसी काम को, सेम काम को 8 दिन में करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 8, ठीक है। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम कम लगेगा, कुछ दिनों की संख्या कम होगी, ठीक है, लेकिन वो वैल्यू कितनी होगी वो हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इनका निकालेंगे एलसीएम। 12 और 8 का जो एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 24, ठीक है। यहाँ पे 12 को डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ पे आएगा 2, और 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। इनका योग करते हैं, 3 और 2 5, यानी एक दिन का जो काम है ए बी के द्वारा एक दिन का काम, ठीक है, और टोटल काम हमारे पास 24 है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर यदि एक दिन में 5 काम करते हैं तो 24 काम करने में कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 24 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से करते हैं, 5 चौके 20, 5 8 40, यानी कि 4.83 है
है ना। यही हमारा आंसर होने वाला है 4.8 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था भाई। ए था जिसने कुछ एक काम करने के लिए 12 दिन लिया या ले सकता है ना, या उसकी कैपेसिटी है 12 दिन में एक काम ख़त्म करने की। सेम वही काम बी जो करता है वो 8 दिन में कर सकता है। तो हमसे ये कहा जाए कि दोनों अगर मिले, है ना, दोनों साथ साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा भाई। तो हमने इनका एलसीएम लिया। ठीक है, बारी बारी से हमने इसको डिवाइड करा, तो ये हमें माना है तो ये जो वैल्यू है वो ए द्वारा 1 दिन में किया गया काम, और ये जो वैल्यू है वो बी द्वारा 1 दिन में किया गया काम है। और दोनों को हमने जब जोड़ा तो 5 वैल्यू है जो कि ए बी दोनों के द्वारा किया गया 1 दिन में काम है। ठीक है, उसको हमने क्या करा, 24 में उसका डिवाइड करा, तो हमारे पास 4.8 आंसर ग्रुप में आया। 4.8 दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लेते हैं भाई, जो कि काफ़ी छोटा है अपने आप में। मुझे लगता है कि सबसे छोटा सवाल आज के जो सेशन का सबसे छोटा सवाल है कि एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ दूरियां तय की और कुछ उनमें समय लिया दूरी को तय करने में। दूरी कितनी थी भाई, 60 किलोमीटर की दूरी, और उन्होंने 5 घंटे में तय की, है ना, 5 घंटे यानी कि 5 आवर। ठीक है भाई, 5 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की। क्या प्रॉब्लम आ गई कि उसकी गति कितनी है। अब जो व्यक्ति हैं उनकी चाल या हम गति कितनी है वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि भैया चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, वैसे ये फार्मूला यहीं पे लगेगा। ठीक है, लेकिन इससे अगर हम दूरी निकालें तो ये हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, और अगर हम यहीं पे समय निकालना चाहें तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो तीनों फार्मूले आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक आप ध्यान में रखें, उसी से दूरी को या समय को या फिर चाल को इधर उधर करके आप 3 चीज़ों में से एक चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो फार्मूला लगाना है वो चाल बराबर दूरी बटे समय का लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी हमारी कितनी है भैया, 60 किलोमीटर। समय कितना है भैया, 5 घंटे का। 60 बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 60 को आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे का जो समय है ना, जो चाल है वो हमारी आ चुकी है। तो व्यक्ति जिन्होंने भी 60 किलोमीटर की दूरी की, जिन्होंने भी 5 घंटे का समय लिया, उनसे आप बता सकते हैं कि भैया आपकी जो गति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये है। अब यह मैं कुछ आपको नया बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा ये जो आंसर आया, ठीक है, ज़रूर नहीं कि वो यहाँ से इन ऑप्शन से मैच करें। क्यों, ऐसी स्थिति तब होगी जब आपने यहाँ पे निकाला है किलोमीटर प्रति घंटे में और ऑप्शन ने आपको मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, मतलब मात्रक को चेंज करके दिया जाए, फिर आप क्या करेंगे भाई। अगर आपका आंसर जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ना दे करके मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दे रहा है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए क्या करेंगे भाई, 12 को डिवाइड करेंगे 5/18 से। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं इसके अपोजिट अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो आपको इसका अपोजिट यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, गति से, तो हमारा जो आंसर वो यही हो जाएगा। हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज के जो सवाल हैं वो आपको कैसे लगे, कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो आपका, कोई सुझाव हो या कोई गलतियाँ हो या फिर कोई नया तरीका आपके दिमाग में आ रहा हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।